हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरिका क्लासेस में। फ्रेंड्स, अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हम पहले से भी कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, जिसमें रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ट्रांसक्रिप्शन में कोई क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। आरएनए प्रोसेसिंग वगैरह उनके अंदर भी अपन देखे हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। वो ट्रांसलेशन है, आरएनए प्रोसेसिंग है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन निकलते हैं, किस प्रकार से क्या क्वेश्चन निकलता है। ट्रांसलेशन के अंदर एक जो विशेष बात है कि ट्रांसलेशन में जो एंटीबायोटिक्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन ठीक ठीक आता है। एक आपको इनकी स्टेप्स का ध्यान रखना है कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, यानी इनकी साइट। तो हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। आरएनए की प्रोसेसिंग ये भी न्यूक्लियस के अंदर होती है, और आरएनए की प्रोसेसिंग होने के बाद में आरएनए बाहर आता है। बाहर आने के बाद राइबोसोम पर इसका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ये चीज़ आपको इनकी कुछ सीक्वेंस वगैरह ध्यान में रखनी है। उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में कुछ मैकेनिज्म दी हुई हैं और इन मैकेनिज्म के साथ साथ स्टेप्स पूछ रहा है कि कौन सी स्टेप कब हो रही है, इसकी सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एमआरएनए निकल रहा है न्यूक्लियस से और राइबोसोम पर अटैच हो रहा है। राइबोसोम पर अटैच क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, और प्रोटीन का सिंथेसिस होना है इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसलेशन होना है, यानी कि इससे पहली प्रोसेस दी हुई है ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब सबसे पहले सब पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, राइबोसोम असेंबली, आरएनए प्रोसेसिंग, ये सब बातें दी हुई है। इसका मतलब आरएनए बनने के बाद में सारी चीज़ें ये होंगी, और आरएनए बनने की प्रोसेस कौन सी है हमारे पास में? ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारे ये समझ में आई कि सबसे पहली प्रोसेस है वो क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो न्यूक्लियस में होगी। तो सबसे पहले सी ऑप्शन आना चाहिए इसमें। सबसे पहला बी ऑप्शन है, ये होगा नहीं। ये ए ऑप्शन है, ये होगा नहीं। हमारे पास में दो ऑप्शन बचे। अब ये देखिए क्वेश्चन सोल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद में सी के बाद में इसमें बी बोल रहा है, और इसके बाद में सी के बाद में ए बोल रहा है। तो पहला आपको ये देखना, ए एमआरएनए लीव्स द न्यूक्लियस एंड अटैच टू राइबोसोम, यानी कि एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? आरएनए प्रोसेसिंग, यानी कि आरएनए बनने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो न्यूक्लियस में होगी, और न्यूक्लियस में आरएनए की प्रोसेसिंग होने के बाद में जो आरएनए बनेगा उसको हम एमआरएनए बोलेंगे, और ये एमआरएनए बाहर आएगा। इसका मतलब ए से पहले कौन सी प्रोसेस होगी? बी। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो पहले मैं आपको इसकी सीक्वेंस बता देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए का सिंथेसिस होगा। आरएनए का सिंथेसिस होने के बाद में इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद में ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद में राइबोसोम की असेंबली होगी, यानी कि एमआरएनए दोनों राइबोसोम के बीच में आएगा, जिसको अपन राइबोसोम की असेंबली बोलेंगे। और सबसे लास्ट में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डी। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट आंसर हो गया। तो इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बाकी आपकी चीज़ें पढ़ी हुई हों, जिससे आपको सीक्वेंस पता हो, ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द राइबोजाइम दैट कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये क्या बोल रहा है? राइबोजाइम है। कौन सा एंजाइम है? राइबोजाइम। राइबोजाइम का मतलब क्या होता है? देखिए ये भी बात समझने की है कि मोस्टली जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम मोस्टली किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। जैसे हार्मोन मोस्टली प्रोटीन के बने हुए हैं, एंजाइम मोस्टली प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो आरएनए के बने होते हैं। कुछ एंजाइम, यानी मोस्टली तो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के, लेकिन कुछ एंजाइम किससे बने हैं? आरएनए के। इन एंजाइम को अपन बोलते हैं राइबोजाइम। तो एक तो आपको ये बात रखनी है कि राइबोजाइम होता क्या है। राइबोजाइम यानी वो एंजाइम जो आरएनए से बना हुआ है, लेकिन मोस्टली एंजाइम जो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। जैसे मोस्टली हार्मोन बनते हैं प्रोटीन से, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो प्रोटीन से ना बन के स्टेरॉइड से बनते हैं। स्टेरॉइड का मतलब जिसको अपन स्टेरॉइडल हार्मोन कहते हैं, और स्टेरॉइडल हार्मोन का जो प्रीकर्सर है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले हार्मोन्स को अपन नाम देते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन। उसी प्रकार से कुछ एंजाइम भी हैं जो आरएनए से बने हुए हैं, प्रोटीन से नहीं बने होकर के आरएनए से बने हुए, जिसको अपन राइबोजाइम बोलते हैं। तो ये राइबोजाइम है, और ये राइबोजाइम किस में बात कर रहा है? प्रोकैरियोट में।
पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो किस में कर रहा है, प्रोकैरियोट्स में। तो आपके सामने ये चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, हमने पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से RNA हैं, वो कौन से राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स की जब बात कर रहा है और प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लार्ज सब यूनिट है, दोनों की ही बात कर लो, लार्ज सब यूनिट है उसके अंदर राइबोजाइम प्रेजेंट होता है, और लार्ज सब यूनिट का जो RNA है उसे ही अपन राइबोजाइम कहते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो 23S RNA हो गया, और अगर यूकैरियोट्स की बात करोगे तो 28S RNA हो गया। ये राइबोजाइम है, यानी ये एंजाइम है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज जिसको अपन कहते हैं। और ये एंजाइम किसके बने हुए हैं, RNA के, यानी RNA के एंजाइम बने हुए हैं, इसलिए इनको राइबोजाइम कहते हैं। तो अगर यूकैरियोट्स की बात पूछे तो 28S RNA करना है, और प्रोकैरियोट्स की बात पूछे तो 23S RNA। हमको किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो ये 23S RNA होता है इसका आंसर। तो ये ध्यान रखें कि जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट का RNA है वही क्या होता है, राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोलना चाह रहा है, कोजेक सीक्वेंस है इज एसोसिएटेड विथ। देखिए पहली बात तो कोजेक सीक्वेंस होती क्या है, एक तो होती है कोजेक सीक्वेंस, एक होती है साइन डायलगर्नो सीक्वेंस, दोनों सिमिलर सीक्वेंस होती है। जैसे कि मान लो एक RNA है अपना, और ये RNA इतना लंबा RNA है जिसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंसिडर करेंगे। इस RNA के पास में देखिए क्या होगा कि इस RNA से आपको बनाना है एक्चुअल में प्रोटीन। RNA से आपको क्या बनाना है, प्रोटीन, प्रोटीन बनाना है। अब यहां जो इस RNA है इसके ऊपर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक कोडोन या जेनेटिक कोड जिसको अपन कहते हैं, जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को अपन जेनेटिक कोड कहेंगे। ये जो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं जिसकी शुरुआत होती है, मान लो यहां से है, तो ये जो सबसे पहला जेनेटिक कोडोन जिसको अपन स्टार्ट कोडोन कहते हैं AUG होता है, और जो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो जेनेटिक कोडोन होता है वो स्टॉप कोडोन होता है, जैसे UAA फॉर एग्जाम्पल। ये स्टार्ट कोडोन है और ये स्टॉप कोडोन है, और इसके बीच में जो जेनेटिक कोडोन है वो अमीनो एसिड को कोड करने वाले जेनेटिक कोडोन होते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस इन्हीं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होता है। यानी जैसे जैसे जेनेटिक कोडोन की सीक्वेंस होगी वैसी वैसी अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी, और वैसे आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि mRNA के ऊपर भी देखिए एक अच्छी बात है कि mRNA के ऊपर भी यहां पर कोई खाली सीक्वेंस होती है और यहां पर कोई खाली सीक्वेंस होती है, और ये जो बीच में प्रेजेंट है ये जेनेटिक कोडोन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो जहां से स्टार्ट कोडोन से लेके स्टॉप कोडोन तक की सीक्वेंस को ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, जिससे एक्चुअल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या है, स्टार्ट कोडोन से लेके स्टॉप कोडोन तक, यानी कि जो आप प्रोटीन का सिंथेसिस करोगे वो इन्हीं दोनों के बीच में है। यहां से प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा और यहां पर खत्म हो जाएगा, और ये जो सीक्वेंस है इसको अपन बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी एक्चुअल में इसका ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये 5 प्राइम की तरफ है तो इसको अपन 5 प्राइम UTR यानी अनट्रांसलेटेड रीजन कहेंगे, और इसको अपन कहेंगे 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी जिसका ट्रांसलेशन में भाग नहीं होगा, लेकिन ये राइबोसोम असेंबली होने में, राइबोसोम से अटैच होने में, राइबोसोम से जुड़ने में इनका अनट्रांसलेटेड रीजन का रोल होता है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इस पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, यानी इसका ट्रांसलेशन नहीं होता, इसलिए इसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, राइबोसोम से जुड़ने में इसका रोल होगा। तो यहां पर जो स्टार्ट कोडोन और उसके साथ कुछ और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, ये एक्चुअल में राइबोसोम से पहला जेनेटिक कोडोन जोड़ती है, और इस सीक्वेंस को अपन प्रोकैरियोट में साइन डायलगर्नो सीक्वेंस कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में अपन इसको नाम देंगे साइन डायलगर्नो सीक्वेंस, और यूकैरियोट्स में अपन देंगे कोजाक सीक्वेंस, यानी कि ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दी गई है। तो साइन डायलगर्नो सीक्वेंस और कोजाक सीक्वेंस क्या है कि जहां से स्टार्ट कोडोन शुरू हो रहा है उसके साथ साथ कुछ और जेनेटिक कोडोन है और न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है, उस कंबाइंडली अपन उस सीक्वेंस को नाम देते हैं कोजैक सीक्वेंस और साइन डायलगर्नो सीक्वेंस। यानी जिसमें स्टार्ट कोडोन होगा ही होगा, स्टार्ट कोडोन कम से कम होगा ही होगा, इसी को अपन क्या नाम देंगे, कोजैक सीक्वेंस। अब देखिए जहां पर स्टार्ट कोडोन होता है वहां से ही प्रोटीन का शुरुआत होता है, और जो प्रोटीन की शुरुआत होती है इसको अपन कहेंगे ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। इसे अपन क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। तो इस सीक्वेंस को प्रोकैरियोट्स में अपन नाम देते हैं साइन डायलगर्नो सीक्वेंस, और यूकैरियोट्स में अपन नाम देते हैं कोजैक सीक्वेंस, जहां से प्रोटीन का इनिशिएशन होता है, ट्रांसलेशन का
इनिशिएशन होता है। और ये बात भी आपको पूछ लेता है कि कई बार पूछ लेता है कि जो स्टार्ट कोडॉन mRNA के ऊपर प्रेजेंट वह सीक्वेंस जो स्टार्ट कोडॉन से शुरू होती है और स्टॉप कोडॉन पे खत्म हो जाती है, इस बीच वाले सीक्वेंस को अपन कहते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम, जहां एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं। तो आपने डीएनए बनाया, डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए कई प्रकार के आरएनए बनाए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, कई प्रकार के आरएनए बनाए। पर्पज आपका एक ही है कि उस आरएनए से आपको बनानी है प्रोटीन। तीनों प्रकार के आरएनए ने मिल करके कोशिश की हमें प्रोटीन बनानी है, और प्रोटीन में भी इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी एमआरएनए पर, और एमआरएनए के ऊपर भी कुछ ऐसी सीक्वेंस है जो काम की नहीं है, उसको हमने नाम दिया अनट्रांसलेटेड रीजन, और जो एक्चुअल में काम की चीजें हैं उसको अपन ने नाम दिया ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ओपन रीडिंग फ्रेम जो है वो एमआरएनए के ऊपर ही प्रेजेंट सीक्वेंस होती है, जिस पर सारे के सारे जेनेटिक कोडोन होते हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन के ऊपर अपन जेनेटिक कोडोन नहीं बोल सकते, वहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, लेकिन अनट्रांसलेटेड रीजन में जेनेटिक कोडोन नहीं होते क्योंकि वो एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। तो ये बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द इनिशिएटर चार्ज्ड टीआरएनए गेट प्लेस्ड एट, यानी ये क्या बोल रहा है, दोनों की प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपको देखना है कि ट्रांसलेशन का इनिशिएशन हो रहा है, तो ओपन रीडिंग फ्रेम पर जो सबसे पहला जेनेटिक कोडोन है वो है स्टार्ट कोडोन। उस स्टार्ट कोडोन के ऊपर चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए का मतलब क्या है कि टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर के आ रहा है, उस टीआरएनए को अपन कहेंगे चार्ज्ड टीआरएनए, यानी टीआरएनए पर कौन जुड़ा हुआ है, एमिनो एसिड, तो उसको अपन चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं। और एमिनो एसिड जुड़ा हुआ नहीं होता है तो उसको अपन टीआरएनए को बोलते हैं अनचार्ज्ड टीआरएनए। तो देखो ये एक राइबोसोम है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, मैं आपको फटाफट सीक्वेंस ऐसे बना देता हूं। ये साइट, इसकी 3 साइट होती हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। इसके ऊपर मान लो ये लार्ज सब यूनिट है, अब ये जुड़ बन नहीं पाई लार्ज सब यूनिट ठीक से, पर मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ये ऊपर वाली लार्ज सब यूनिट है, नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट है, और यहाँ पर बीच में आपका एमआरएनए प्रेजेंट है। ये बाहर की तरफ कुछ पार्ट है जो 5 प्राइम है, इसको अपन बाहर वाले को अपन बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और यहां आते आते आपको यहां पर क्या मिलेगा, स्टार्ट कोडोन, यहां स्टार्ट कोडोन, और इससे पहले कुछ सीक्वेंस है, आगे जेनेटिक कोडोन कंटिन्यूअसली है। ये जो सीक्वेंस है प्रोकैरियोट्स में तो सैंडे एल्गेनो होगी और यूकैरियोट्स में कोजेक सीक्वेंस हो गई। तो यहां सबसे पहला जो टीआरएनए है वो इस चार्ज टीआरएनए आएगा एमिनो एसिड को लेकर के, और एमिनो एसिड को लेकर के आएगा तो इसको अपन कहेंगे इनिशिएटर टीआरएनए। यहां पर जो सबसे पहले आया है उसको अपन ने क्या नाम दिया, इनिशिएटर टीआरएनए। तो जो सबसे पहला टीआरएनए है वो टीआरएनए कौन सा टीआरएनए, जिसको नाम दिया चार्ज्ड टीआरएनए, और ये किसको लाता है, मिथ्योनिन। हमेशा पहला एमिनो एसिड कौन सा होगा, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन यहां से आया और ये किस साइड पर जुड़ा है, इस पी साइड के ऊपर। आने वाला टीआरएनए फिर फर्स्ट के बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कहां पर जुड़ेंगे, तो ये यहां ए साइड के ऊपर। आगे कोई जेनेटिक कोडोन की सीक्वेंस है, थोड़ा बना बन गया पर कोई नहीं। यहां आने वाले जितने भी चार्ज्ड टीआरएनए हैं वो किसके ऊपर जुड़ेंगे, ए साइड पर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहला टीआरएनए तो वो पी साइड पर ही जुड़ेगा, लेकिन पहले टीआरएनए के बाद वाले जितने भी टीआरएनए हैं वो किस साइड पर जुड़ेंगे, ए साइड के ऊपर। यानी कि इस पर भी होगा और इसके ऊपर भी होगा। हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस यानी पेप्टाइड सिंथेसिस कहां हो रहा है, इस पर, यानी पेप्टाइड का जो लंबा हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है वो किस पर हो, पी, इसीलिए इसको पेप्टाइडल साइट बोलते हैं। और ये जो ई साइट है यहां पर अनचार्ज्ड टीआरएनए आता है, क्योंकि यहां पर टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आ रहा है, ये पेप्टाइड इसके ऊपर ट्रांसफर कर दी जाएगी तो ये खाली हो गया, और ये खिसक के कहां गया, ई साइट पर, और ये आगे ज्यादा खिसकेगा तो ये बाहर चला जाएगा। यानी कि टीआरएनए इधर से एंट्री कर रहे हैं, इधर से एग्जिट हो रहे हैं, इधर से एंट्री कर रहे हैं, इधर से एग्जिट हो रहे हैं, और आते आते यहां तक आ जाएगा। यानी यहां कोई ना कोई क्या होगा, स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन होगा तो इसको अपन नाम देंगे ओपन रीडिंग फ्रेम। कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होकर प्रोटीन का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी ही बातें हैं। अनचार्ज्ड टीआरएनए ई साइट पर मिलेगा, पेप्टाइडल टीआरएनए यानी कि प्रोटीन की चेन का सिंथेसिस हो रहा है वो पी साइट पे मिलेगा,
ए साइट के ऊपर आने वाला टीआरएनए होगा और पहला टीआरएनए जुड़ेगा वो पी साइट के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि पहला टीआरएनए कहां जुड़ेगा, तो पहला टीआरएनए है पी साइट ऑफ राइबोसोम। और ध्यान रखना आपसे को पूछ ले कि कौन सी, तो ये स्मॉल सब यूनिट की बात कर रहे हैं अपन। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल सब यूनिट की। और अभी जो राइबोजाइम्स की हमने बात की थी राइबोजाइम, ये राइबोजाइम किसके थे, लार्ज सब यूनिट के। ये ध्यान रखना राइबोजाइम कहां प्रेजेंट थे, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और ये दोनों की बात है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की सिमिलर बात है। यानी कि प्रोकैरियोट में भी पहला टीआरएनए पी साइट पर ही आता है और यूकैरियोट में भी पहला टीआरएनए पी साइट पर ही आता है। बाकी सारे टीआरएनए प्रोकैरियोट में भी ए साइट पर आएंगे और यूकैरियोट में भी ए साइट पर आएंगे। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। बाकी क्या बोल रहा है, एक्सट्रीम 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA, इसका कोई है ही नहीं, एक्सट्रीम 3 प्राइम ऑफ एन rRNA। अच्छा ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, rRNA का यहाँ पर कोई काम जुड़ने से रिलेटेड कोई काम नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स इन द RNA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वोबल इन कोडोन एंटीकोडोन। क्या बोल रहा है, वोबल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। यहाँ वोबल हाइपोथेसिस का मतलब होता है, देखिए कि हमारे पास में जो जेनेटिक कोडोन होते हैं वो जेनेटिक कोडोन है 64। इसमें से मान लो हम कह रहे हैं कि 3 तो स्टॉप कोडोन है, पीछे भी हमारे पास में कितने बन जाते हैं 61 हमारे पास में जेनेटिक कोडोन है। हमारी बॉडी में लगभग 300 टाइप के एमिनो एसिड हैं, 300 टोटल नहीं है, 300 प्रकार के एमिनो एसिड। वैसे एमिनो एसिड तो करोड़ों लाखों में की मतलब संख्या नहीं है, लेकिन 300 प्रकार के एमिनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। और उन एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन के अंदर कितने एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, 20 प्लस 2 नए खोजे जा चुके हैं। तो आप ध्यान रख लो, सेलुलोसिस्टीन और पायरोलाइसिन दोनों एमिनो एसिड नए खोजे गए एमिनो एसिड हैं। वर्तमान में ये 22 एमिनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस का हिस्सा है, ट्रांसलेशन का हिस्सा है। बाकी ये सारे के सारे क्या हैं, तो जो 20 एमिनो एसिड है इसको अपन कहेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, और जो बाकी कितने एमिनो एसिड बच गए इनको अपन कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। अब आपके पास में जेनेटिक कोडोन है 61, एमिनो एसिड है 20, इसके अलावा टीआरएनए इनको कैरी कौन करता है, टीआरएनए। लगभग अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं अपन 35 टाइप के टीआरएनए हैं। कितने टीआरएनए हैं, 35 टाइप के अप्रोक्सीमेट। तो आपके पास में सबसे कमी किस चीज की है, एमिनो एसिड, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि भाई स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 ही क्यों है, जबकि आपकी बॉडी में तो 300 प्रकार के हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में आपको 300 प्रकार के एमिनो एसिड मिल सकते हैं, लेकिन 20 ही क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह है कि टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड को लोड किया जाएगा और ये चार्ज टीआरएनए है वो राइबोसोम तक जाएगा। टीआरएनए पर इस एमिनो एसिड को जो लोड करने वाला एक एंजाइम है, विशेष एंजाइम है, जिसको अपन कहेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड का ही होता है। यानी एक एमिनो एसिड है उसका एंजाइम दूसरे एमिनो एसिड को चार्ज नहीं कर सकता। पर्टिकुलर एमिनो एसिड को चार्ज करने के लिए पर्टिकुलर एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ही चाहिए, और उस एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की संख्या 20 ही है, इसलिए स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या 20 है। तो यहां पर देखिए बात क्या है कि टोटल 61 जेनेटिक कोडोन को 20 एमिनो एसिड कोड करेंगे, और 20 एमिनो एसिड कोड करेंगे इसका मतलब एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा जेनेटिक कोडोन को कोड करेगा। इसी को ही अपन वोबल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसी कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे, वोबल हाइपोथेसिस। इसका मतलब जेनेटिक कोडोन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी एक एमिनो एसिड से एक से ज्यादा जेनेटिक कोडोन क्या हो सकते हैं, पेयर कर सकते हैं। तभी जाकर के 20 एमिनो एसिड 61 यानी 61 जेनेटिक कोडोन को कोड कर पाएंगे। अन्यथा तो एक एमिनो एसिड एक को ही करेगा तो 20 जेनेटिक कोडोन ही होंगे, पर ऐसा नहीं होता। और इसकी वजह भी मैंने आपको बताई, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज हमारे साइटोप्लाज्म में 20 होते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या 20 होती है। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि आपका जो जेनेटिक कोडोन है, जैसे मान लो AUG, ये जेनेटिक कोडोन है, इसका जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड आप चेंज कर दो तो हो सकता है, हमेशा नहीं, हो सकता है कि एमिनो एसिड चेंज ना हो। यानी न्यूक्लियोटाइड जैसे कि मान लो हम कह रहे हैं GGG, अब इसका ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड हमने चेंज कर दिया GGA। इस जेनेटिक कोडोन को भी ग्लाइसिन कोड कर रहा है और इस जेनेटिक कोडोन को भी ग्लाइसिन कोड कर रहा है। जेनेटिक कोडोन अलग अलग है लेकिन एमिनो एसिड एक है,
इसको भी ग्लाइसिन ही कोड कर रहा है और इसको भी ग्लाइसिन ही कोड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी है, और कौन से न्यूक्लियोटाइड में, इस थर्ड न्यूक्लियोटाइड में। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड में कभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, यानी सेकंड न्यूक्लियोटाइड अगर आपने चेंज किया तो डेफिनेटली एमिनो एसिड चेंज होगा। ये बात है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वोबल पेयरिंग। तो आपसे पूछ सकता है जेनेटिक कोडोन का थर्ड न्यूक्लियोटाइड, और एंटीकोडोन के बारे में पूछ ले तो एंटीकोडोन का फर्स्ट, यानी उल्टा आएगा, इधर से 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम आएगा और इधर से 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम आओगे तो इसको अपन क्या नाम देंगे, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, और इधर से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यानी इधर से एंटीकोडोन का कौन सा आएगा, फर्स्ट। 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम आप इधर चल रहे हो तो यानी ये जी के सामने सी सी सी, तो यहां पर ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, और इधर से आप कोडोन में आ रहे हो इधर से तो ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है। तो कोडोन एंटीकोडोन, एंटीकोडोन टीआरएनए पे होता है, कोडोन एमआरएनए पे होता है, ध्यान रखना। एंटीकोडोन कहां प्रेजेंट होता है, टीआरएनए पे, और कोडोन एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। तो कोडोन और एंटीकोडोन की पेयरिंग होती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, वोबल पेयरिंग या वोबल हाइपोथेसिस। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आरएनए की वोबल पेयरिंग के लिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐसा है जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, तो ये आइनोसिन है। ये कौन सा है, आइनोसिन। ये भी मॉडिफाइड है, लेकिन ये जेनेटिक कोडोन यानी टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन की सीक्वेंस इनकी नहीं प्रेजेंट होती। आइनोसिन, ध्यान रखना, आइनोसिन जो है नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। आइनोसिन क्या चीज है, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए एक एंटीबायोटिक आ गई, साइक्लोहेक्सामाइड क्या काम करती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी सीईटी के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपसे बहुत सिंपल सी बात ये पूछी गई है कि साइक्लोहेक्सामाइड करती क्या है। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो बड़ी क्लासों के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोहेक्सामाइड प्रॉब्लम क्या करती है, यानी साइक्लोहेक्सामाइड है उसका एक्शन क्या है, तो ये भी पूछी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है कि साइक्लोहेक्सामाइड क्या करती है। तो साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, जैसे साइक्लोहेक्सामाइड हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, कई प्रकार, प्यूरोमाइसिन है, पैरामाइसिन है, सारी की सारी किसको इनिबिट करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। जैसे कि साइक्लोहेक्सामाइड और क्लोरामफेनिकोल ये जो हैं वो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनिबिट करती हैं। अब इन ड्रग्स के अंदर भी प्रोकैरियोट को अलग इनिबिट करती हैं, यूकैरियोट्स के ट्रांसलेशन को अलग इनिबिट करती हैं। इसी की वजह से एंटीबायोटिक्स का सिंथेसिस होता है, यानी आपकी बॉडी में कोई वायरस ग्रोथ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, डीएनए अपना जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए से पहले उसने डीएनए बनाया, डीएनए से आरएनए बना करके प्रोटीन बनाया, उसने आपकी मशीनरी को हाईजैक किया, यानी कि आपकी प्रोटीन के बजाय उसकी प्रोटीन बन रही है। अब हम कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट की मैकेनिज्म अलग है, यूकैरियोट्स की अलग है। तो जैसे ही आप कोई एंटीबायोटिक लोगे, आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोकैरियोट ट्रांसलेशन चल रहा है वो रुक जाएगा, और वो रुकते ही उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये एंटीबायोटिक्स का काम है। तो ये कुछ ध्यान रखना भाई, एंटीबायोटिक्स का आपको, यानी साइक्लोहेक्सामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और क्लोरामफेनिकोल है, ये तो ट्रांसलेशन को इनिबिट करती हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे सेक्सीडॉक्सिन, टेट्रोडॉक्सिन, ये सोडियम पोटेशियम पंप को इनिबिट करते हैं, जैसे रोटिनोन, एमाइटियल, एंटीमाइसिन, एंटीलेविसिट, ओलिगोमाइसिन, ये सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनिबिट करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे टेक्सोल है, ये एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज यानी कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और चांस है कम से कम ज़्यादा नहीं रखो तो जो ट्रांसलेशन को इनिबिट करने वाली एंटीबायोटिक्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ज़्यादा जूम हो गया, हाँ लो, क्या बोल रहा है कि आपके पास में 4 जेनेटिक कोडोन है, और 4 जेनेटिक कोडोन के अंदर एक ऐसा है जो जेनेटिक कोडोन नहीं है। ये क्या है, फॉलोइंग आर स्टॉप कोडोन, और इसमें एक स्टॉप कोडोन नहीं है। तो ये स्टॉप कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है, और ये स्टॉप कोडोन है। ये तीनों स्टॉप कोडोन है, और ये एक है वो कोडिंग कोडोन है, यानी ये स्टॉप कोडोन नहीं है। ध्यान रखना, विशेष रूप से सबसे पोटेंट जेनेटिक कोडोन है वो ये है UAA, सबसे पोटेंट जेनेटिक कोडोन। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए
कि ये जो स्टॉप कोडोन है वो स्टॉप कोडोन नहीं है, वर्तमान में चीज देखा गया सेलेनोसिस्टीन इसको कोड करता है। जो मैं आपको 21वां और 22वां जो एमिनो एसिड बता रहा था वो इन्हीं की बात कर रहा था। सेलेनोसिस्टीन के अंदर देखा गया कि यूजीए को कोड करता है, यूएजी को पायरोलाइसिन एमिनो एसिड कोड करता है। इसीलिए वर्तमान में देखिए इनकी संख्या है वो 22, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या 22, 21वां सेलेनोसिस्टीन, 22वां पायरोलाइसिन। एनसीईआरटी ने इस बात को अपडेट नहीं किया, प्रॉब्लम ये है। एनसीईआरटी ने इस बात को, लेनिंजर ने इस बात को अपडेट कर दिया, एनसीईआरटी ने इसको अपडेट नहीं किया। तो जब तक अपडेट नहीं होता है तो आप ध्यान रखें स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या आपको 20 ही माननी है। जैसे एनसीईआरटी अपडेट कर दे सेलेनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन 21वां, 22वां, और अगर ये चीज अपडेट हो गई तो आपके पास में जो स्टॉप कोडोन बचेगा वो मात्र एक ही बचेगा। स्टॉप कोडोन है वो कौन सा बचेगा? एक स्टॉप कोडोन। ये रेयर है, इसीलिए अगर ये एमिनो एसिड अवेलेबल नहीं है तो ये भी स्टॉप कोडोन है, और अगर ये एमिनो एसिड आपके साइटोप्लाज्म में अवेलेबल हो गए तो ये कोडिंग कोडोन हो जाएंगे। फिलहाल हमारा आंसर यूजीजी है, बाकी ये तीनों स्टॉप कोडोन है। तो ये जो न्यू रिसर्च है, न्यू खोज है, इसका भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन क्या है? ट्रिपलेट है। ये क्या बोलना चाह रहा है? एंड देयर आर 64 जेनेटिक कोडोन, यानी कि जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, और ट्रिपलेट जेनेटिक कोडोन की संख्या जो है वो 64 है, 64 है टोटल। हाँ, जेनेटिक कोडोन की संख्या कितनी है? 64 है। और वो कब है? जब वो ट्रिपलेट है। ये आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी कोडोन्स वुड बी पॉसिबल इफ कोडोन इज डबलेट। यानी डबलेट का मतलब क्या हो गया कि ये एक कोडोन है, ये एक कोडोन है, इस प्रकार से ये जेनेटिक कोडोन है जो क्या है? डबलेट है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि डबलेट जेनेटिक कोडोन अगर होए तो उसकी संख्या कितनी होगी? कैसे अपन निकालते हैं? आपके पास में जो जेनेटिक कोडोन है वो एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस रहता है वो नाइट्रोजन बेस का रहता है। आपके पास में 4 नाइट्रोजन बेस हैं। आपके पास में जो नाइट्रोजन बेस है वो कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 4 नाइट्रोजन बेस। 4 नाइट्रोजन बेस, मान लो ये संख्या सिंगलेट हुई, यानी एक एक न्यूक्लियोटाइड का ही जेनेटिक कोडोन हुआ, तो हम क्या कहेंगे? UCAG। ये लो जी, एक एक सिंगलेट है। इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हुई? 4 जेनेटिक कोडोन। अगर सिंगलेट हुआ तो, डबलेट हुआ तो आपके पास में नाइट्रोजन बेस की संख्या 4, और डबलेट हुआ इसका मतलब डबल, तो ये कितना हुआ? 4 × 4, तो ये कितनी होगी? 16। हम क्या बोल रहे हैं? सिंगल ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो मान लो कि कितने कितने जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड होंगे? 3, तो 4 की पावर 3, यानी कि 4 × 4 × 4, तो ये संख्या कितनी आ जाती है? 64। उसके बाद में आपसे ये भी पूछता है क्वाड्रेट हुआ तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा? क्वाड्रेट होगा तो ये इस प्रकार से ये संख्या निकल जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी संख्या आती है। कोई भी पूछ सकता है सिंगलेट हुआ तो कितना हुआ, डबलेट हुआ तो कितना हुआ, ट्रिपलेट तो है ही है, क्वाड्रेट हुआ तो कितना हुआ। तो आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करते चले जाना है। हमारे लिए आंसर जो है वो क्या है कि डबलेट है, तो डबलेट के अंदर हमारा आंसर क्या आया? 16 जेनेटिक कोडोन होंगे अगर आपके जेनेटिक कोडोन डबलेट हुए तो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉलीसोम्स क्या कहलाते हैं? पॉलीसोम्स होते क्या हैं? पॉलीसोम्स का मतलब देखिए, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या मजे की बात होती है कि आपका एक ऐसा एमआरएनए है, और इस एमआरएनए के ऊपर कई प्रकार की ओपन रीडिंग फ्रेम है। जनरली अपन यूकैरियोट्स में क्या बोलते हैं? एक एमआरएनए, उसके ऊपर एक ओपन रीडिंग फ्रेम है जनरली। मगर प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि एक एमआरएनए है, इसके ऊपर एक से ज़्यादा ओपन रीडिंग फ्रेम है, और एक से ज़्यादा ओपन रीडिंग फ्रेम है, इसका मतलब एक राइबोसोम यहाँ जुड़ जाएगा। जितनी ओपन रीडिंग फ्रेम है, ये एरिया के अंदर ओपन रीडिंग फ्रेम है, फिर इस एरिया में यहाँ ओपन रीडिंग फ्रेम है, यहाँ ओपन रीडिंग फ्रेम है, तो एक राइबोसोम यहाँ जुड़ जाएगा, एक राइबोसोम असेंबली यहाँ हो जाएगी, एक राइबोसोम असेंबली यहाँ हो जाएगी। एक साथ इनसे फिर कई प्रोटीन है ऐसे बनती हुई दिखेंगी। इस कंडीशन को अपन पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम्स कहते हैं। यानी ये बात किस में होती है? ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में एक साथ एक ही प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के एमआरएनए को मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है कि आप एक टाइम में एक एमआरएनए से एक प्रोटीन का सिंथेसिस करोगे। प्रोकैरियोट्स में गड़बड़ है। प्रोकैरियोट्स में एक से ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए को अपन क्या नाम देते हैं? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। इसका मतलब ही यही है कि एक साथ एक एमआरएनए पर कई जगह पर क्या जोड़ सकते हैं? राइबोसोम असेंबली हो सकती है, और जितनी राइबोसोम असेंबली होगी उतनी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। इसीलिए प्रोकैरियोट्स बहुत जल्दी हमें बीमार करते हैं, बहुत जल्दी हमारी बीमारी फैलाती है, क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा
फास्ट चलती हैं, इसीलिए यहाँ इस कंडीशन को अपन क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम्स। ये समझ जाओ कि एक से ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है एक एमआरएनए से, ऐसे एमआरएनए को किस में क्या नाम देंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। ऐसे एमआरएनए को अपन क्या नाम देते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। किस में होगा, प्रोकैरियोट्स में। क्या बोल रहा है, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू एन इंडिविजुअल एमआरएनए। यही हमारा पहला आंसर हो गया। चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स फॉर्मिंग क्रोमेटिन, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। क्रोमेटिन प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटिन नहीं बनती, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। सेवरल लाइसोसोम्स, नहीं ये फैगोसाइटोसिस की इसमें बात ही नहीं हो रही, राइबोसोम प्रोटीन की बात हो रही है। सेंट्रोसोम क्लस्टरिंग ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन ये माइटोटिक असेंबली हो रही है, सेल साइकिल की बात चल रही है, यहाँ पर अपन ट्रांसलेशन की बात चल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास हैं ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सोल्व किए हैं। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, और एक क्वेश्चन के साथ में अपन कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, हमारा टॉपिक क्लियर होता है। सबसे अच्छी बात है कि अपन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है, इसीलिए अपन ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ, रिवीजन करने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, और आपका डाउट नहीं रहता किसी भी चीज़ में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, अगर आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए तो यही हमारा पर्पज़ है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।